अगर आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा ये सब का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कंपटीशन का यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से भी आने लगा है। पहले था कि आर्ट्स से आता था, यानी कि आपका जीके से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आना शुरू कर दिया है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री। बहुत ये उलझन वाला सब्जेक्ट है, बच्चा याद करता है भूल जाता है, याद करता है भूल जाता है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा सेशन चला रहे हैं जिसमें क्या है ना कि आपको मतलब पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और आप जो भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहां पे आपका 2-4 क्वेश्चन तो इससे जरूर लड़ेगा। मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो अगर आप देख लेते हैं और आपको बिहार दरोगा के लिए या बिहार पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का चीज होगा, ठीक ना, बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे आपका बहुत राहत मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण 200 प्रश्न कम से कम देखेंगे, और 200 प्रश्न से कम हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न उत्तर कुछ है जिसके बारे में देखिए हमेशा पूछता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जल की अगर हम बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको पता है कि अगर हम जल की बात करते हैं तो जल को H2O कहा जाता है, H2O, यानी कि H2O जो है इसका सूत्र होते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है। तो आपको ये भी पता है कि अगर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या से रिलेटेड बात करता है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होते हैं और इसका परमाणु भार 16 होता है, और ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप्स होते हैं, O16 और O18, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के समस्थानिक 2 होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होते हैं। और हाइड्रोजन का अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन थे, हाइड्रोजन को खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, तो हाइड्रोजन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हेनरी कैवेंडिश था, हेनरी कैवेंडिश। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, हेनरी कैवेंडिश, सॉरी, हाँ यहाँ पे कैवेंडिश। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका परमाणु भार 1 होता है, इसका समस्थानिक 3 होते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ, फिर कहा जाता है ड्यूटेरियम और ये ट्राइटेरियम कहा जाता है। तो याद इस सब बातों को एकदम गौर से सुनते जाइए, सब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जिसमें हाइड्रोजन 1 को हाइड्रोनियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है, और इसको हम ट्राइटेनियम कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने वाला जो वैज्ञानिक थे उनको मेंडलीव कहा जाता है, यानी कि मेंडलीव महोदय ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। यानी कि सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि तत्वों का जब वर्गीकरण हो रहा था तो सबसे पहले लेबोजियर ने तत्वों को धातु अधातु के रूप में बांटता है। उसके बाद न्यूलैंड्स आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, लोथरमेयर आते हैं, फिर कहा जाता है मेंडलीव उसी प्रकार आते हैं। तो मेंडलीव आकर के सर्वप्रथम आवर्त सारणी को बनाया था, इसलिए इसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, मेंडलीव महोदय को, ठीक ना। तो आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मेंडलीव। और ये किस आधार पे बनाए थे, तो ये बनाए थे परमाणु भार के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे, ठीक ना। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। परमाणु का देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे जिससे आप लोग को राहत मिले और अच्छा से आप समझ सकें, ठीक ना। और यदि मौका मिले तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपको याद भी होते जाएगा और गौर से आप सुनते भी जाइएगा। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, 5th नंबर क्वेश्चन, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है।
तो आपको पता है कि परमाणु का खोज करने वाला, यानी परमाणु की अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो परमाणु की खोजकर्ता ये कहा जाता है जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन यानी परमाणु का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम जॉन डाल्टन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज करने वाला गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज करने वाला जेम्स चैडविक, ठीक ना। जिसमें सबसे सूक्ष्मतम कण, छोटा कण के रूप में इलेक्ट्रॉन जाना जाता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, जो अभी बात बताए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। फिर देखिए परमाणु का नाभिक किसने खोजा था। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि परमाणु का नाभिक किसने खोजा। सबसे पहले एक यहाँ से आप समझ सकते हैं कि परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु की अगर नाभिक की बात करें तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। और ये एक्चुअली में कहा जाता है कि परमाणु का परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होते हैं। और परमाणु के नाभिक पे ही परमाणु का पूरा मौलिक कण डिपेंड करता है। और परमाणु के नाभिक का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम रदरफोर्ड। आप लोग जानते होंगे कि ऐसे एटम होता है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस और न्यूट्रल चार्ज। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक ना। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का नाभिक का खोज किया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यानी सोडियम का संकेत क्या होते हैं। तो सोडियम का संकेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं आराम से कि सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होते हैं, परमाणु भार 23 होता है। और ये जो शब्द है नाइट्रियम लैटिन शब्द से बना है, नाइट्रियम लैटिन शब्द से बना है, नाइट्रियम लैटिन शब्द यानी कि सोडियम, ठीक ना। तो आपसे अगर कोई कहे कि सोडियम शब्द का, सोडियम तत्व का नाम, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो ये नाइट्रियम याद रखेंगे। नाइट्रियम से ये रखा गया Na, ठीक ना। Na कहने का मतलब परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कहा जाता है, हाँ, एक को कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सोडियम का खोज किसने किया था। तो सोडियम का खोज करने वाला शायद डेवी नामक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। डेवी नामक वैज्ञानिक ने सोडियम का खोज किया था। और ये कहा जाता है कि सोडियम को हमेशा किरासन तेल में रखते हैं, चाकू से इसको हम काट सकते हैं, ठीक ना। सोडियम को किरासन तेल में रख सकते हैं और इसको चाकू से काट सकते हैं। अब आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत जो है ये होता है बाबू, लैटिन नाम कैलियम से बना है। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम जो ये शब्द है, ये पोटेशियम शब्द को कैलियम से बनाया गया है, ये कैलियम शब्द से बनाया गया है, यानी कि लैटिन नाम इसका जो होता है ये कैलियम होता है, ठीक ना। लैटिन नाम क्या होते हैं इसका, कैलियम होता है। और कैलियम का संकेत K, यानी पोटेशियम का संकेत K। इसका परमाणु संख्या 19 होता है और परमाणु भार 39 होते हैं। परमाणु संख्या 19 और परमाणु भार 39 होता है। अब कहा जाता है कि अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को पेट्रोल में रखा जाता है, जबकि सोडियम को किरासन तेल में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है, ये हवा की उपस्थिति में तुरंत जलने लगता है। जैसे देखे होगे ना कि सोडियम को यदि आप पानी उनी में ऐसे करके फेंकोगे तो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, आवाज निकलता है बारूद की तरह, लगता है एक्सप्लोसिव कुछ बम उम फटा है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का प्रतीक क्या होता है। लोहे का प्रतीक कहने का मतलब लोहे का संकेत। तो लोहे का संकेत कहने का मतलब कि ये जो आयरन है, आयरन हम लोग आयरन हिंदी में लोहा कहते हैं, तो आयरन को कहा जाता है कि ये एक लैटिन शब्द फेरम से बना है और फेरम का संकेत यानी कि लोहा का संकेत Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है, ठीक ना।
तो आपको ये याद रखना होगा। और फेरम का परमाणु संख्या शायद 26 होता है, ठीक ना, 26 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 200 क्वेश्चन है दोस्त, और 200 क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन है जो आपको एकदम हूबहू एग्जाम में आता है, समझ गए। 2-4 क्वेश्चन तो आपका इससे डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक ना। कोई भी आप जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, तो एक बार ये वीडियो देख करके आप जाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि साला 1 घंटा मेहनत किए और 1 घंटा में हमारा 5 क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये सब लिखा हुआ है, ठीक ना। ये कहीं से ऐसे नहीं है फालतू चीज़ की बस। और आपको पता है कि लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, आजकल लिखने का जमाना नहीं है। देखिए तांबा को हम लोग बोलते हैं बाबू कॉपर, तांबा को इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, और इसका लैटिन शब्द होता है क्यूप्रम, ठीक ना। अब ये क्यूप्रम जो होता है ना, ये क्यूप्रम कहा जाता है कि ये Cu संकेत देता है, यानी कॉपर का संकेत क्या होते हैं, Cu होता है। परमाणु संख्या इसका 29 होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। अब देखिए चांदी की अगर हम बात करते हैं तो चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है, और सिल्वर को हम लोग एजी कहते हैं। ये अर्जेंटीनम शब्द से बनता है, ये अर्जेंटीनम शब्द से बनता है, तो अर्जेंटीनम शब्द से एजी बना है। और ये कहा जाता है कि विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। चांदी जो है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, और ये महंगा होने के कारण इसको हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर के रूप में यूज नहीं करते हैं, समझ गए, बहुत महंगा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का प्रतीक क्या होता है। देखिए सोने का प्रतीक की अगर बात करें हम, तो अगर सोने का प्रतीक की बात करते हैं तो सोना को इंग्लिश में हम लोग गोल्ड कहते हैं, और इसका लैटिन शब्द होता है एवरम। क्या होता है, एवरम। और एवरम में AU जो आता है ये आपके पास गोल्ड होते हैं। ये गोल्ड का अगर हम सोना की बात करें तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या 0 होते हैं, सोना का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। इसलिए ये जो सोना है ना, ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, पानी उनी से भी रिएक्शन, हवा उवा से रिएक्शन नहीं करता है। यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी सोना के पास ही होता है, समझ गए। इसके पास बहुत ही कम रिएक्टिविटी होता है, बहुत ही कम ये रिएक्शन में भाग लेता है, न के बराबर, समझ गए, यानी 0। अब देखिए पारा का प्रतीक क्या है, पारा का प्रतीक क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, पारा का प्रतीक क्या है, इसके बारे में जरा सा हम लोग देखते हैं। पारा कहने का मतलब होता है बाबू मरकरी, पारा कहने का मतलब मरकरी, इसको बोलते हैं हम लोग मरकरी। अब ये मरकरी जो है ये हाइड्रागेम करके एक लैटिन नाम से बनता है, इसको हम लोग Hg नाम से संकेत देते हैं, ठीक ना। यानी कि पारा का संकेत हो जाता है Hg। और यही मरकरी जो है ये कहा जाता है कि ह्यूमन थर्मामीटर में यूज होते हैं, ह्यूमन थर्मामीटर में यूज होता है, ह्यूमन थर्मामीटर में यूज होता है। जो मानव के बुखार नापने वाला जो यंत्र है थर्मामीटर, उसमें यही Hg का उपयोग किया जाता है, पारा का उपयोग किया जाता है, मरकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। और कहा जाता है ना कि ये मरकरी का यूज जो है, ये पहले हम लोग सोचते थे कि मरकरी में होता है, जो हम लोग के वो घर में लगा रहता ना है मरकरी, जैसे उधर उधर देखो लगा हुआ है, तो उस मरकरी में है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं, ठीक ना। अब देखिए सीसा को हम लोग बोलते हैं बाबू लीड, और लीड का जो लैटिन नाम है वो बनता है प्लम्बम, और प्लम्बम में ये आते हैं पीबी, यानी कि लीड का लैटिन नाम प्लम्बम होता है, प्लम्बम का संकेत पीबी, यानी कि लीड का संकेत क्या हो गया, पीबी, ठीक ना। तो ये सीसा होता है। अब देखते हैं आगे, जल को शुद्ध करने में किस गैस का प्रयोग होता है। तो जल को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे जूनियर क्लास में, कि जो जल होता है, जैसे कुआं में जल है, उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की उपस्थिति तो होती ही है। तो जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो जल को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर क्वेश्चन जो है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है।
तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है ये ब्यूटेन होता है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कुछ कुछ पूछता है। एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या होते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है। अब ये जो पेट्रोलियम गैस है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अब ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो है, इसमें मुख्य रूप से कहा जाता है कि इथेन, प्रोपेन, सॉरी मीथेन है, इथेन, इथेन ये कहा जाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि इथेन, प्रोपेन, सॉरी इथेन, हाँ प्रोपेन और ब्यूटेन से मिल करके बनता है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिल करके बनता है, जिसमें ब्यूटेन जो है जलता है, ब्यूटेन का होता है जलता है। तो मुख्य अवयव जो हो गया एलपीजी का वो ब्यूटेन हो गए। और ये एलपीजी के सिलेंडर में एक गैस भरा जाता है बाहर से, जिसको हम लोग एथिल मैरकैप्टन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C2H5SH। और यही C2H5SH जो है, इसको हम लोग एथिल मैरकैप्टन के नाम से जानते हैं, एथिल मैरकैप्टन के नाम से जानते हैं, एथिल मैरकैप्टन के नाम से जानते हैं। और ये गंधयुक्त गैस होता है, ये गंधयुक्त क्या होता है? गैस होता है। तो एथिल मैरकैप्टन जो है गंधयुक्त गैस है, जो एलपीजी सिलेंडर में डालते हैं, जिससे पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है कि नहीं। अगर एलपीजी गैस का रिसाव होता है तो एथिल मैरकैप्टन ही हम लोग के नाक के पास आता है और सूंघ के बताते हैं गैस महक रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करें इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, तो ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होता है, इसके पास कोई गंध नहीं होता है, ठीक ना। C4H10। ब्यूटेन का जो सूत्र होता है, ये ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो पूरा एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए अब कहता है बाबू कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम पहले आप समझ लो। सीएनजी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीथेन। यानी कि सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होते हैं, मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। और मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस अगर बात करें तो सबसे हल्की गैस में आता है आपका हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस क्या होता है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या है, चलो, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है या उपस्थित होती है? तो बताइए, वायु में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की उपस्थिति होती है? तो आपको पता है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस उपस्थित होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक ना। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना होता है? 78%। और 21% जो होता है वो वायु में ऑक्सीजन होते हैं। तो हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 21%, और बाकी एक गैस 1% अन्य गैस हो जाते हैं, हल्की गैस, अक्रिय गैस, बहुत सारे ऐसे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हीलियम गैस का मुख्य उपयोग गुब्बारे में क्यों होता है? तो आपको सबसे पहला तो यहां पे हो गया कि गुब्बारों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है हीलियम गैस। तो हीलियम का उपयोग हम लोग गुब्बारा में करते हैं। अब क्यों करते हैं? तो भैया यह हल्की और अक्रिय गैस है, ये हल्की गैस भी है और अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट होता है अमोनिया का सूत्र क्या होते हैं? अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया का सूत्र होता है NH3, लेकिन इसको हम लोग प्राप्त करते हैं हैबर विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा? हैबर विधि के द्वारा। यानी हैबर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया बनाया था, जिसका सूत्र दिया NH3। तो हैबर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया का निर्माण किया था। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया गया
तब यहाँ पर बनता है 2NH3 के फॉर्म में, यानी कि 2 मोल में ये बन जाते हैं NH3। तो यहाँ पे हम लोग ये सब बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये सब लोग को पता भी होगा नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बताइए आप लोग कमेंट करके। कमेंट क्या करना है, क्वेश्चन तो सब आपका दिया हुआ ही है। कहाँ चला गया रे भाई? अच्छा एक बार ऊपर से नीचे कर देते हैं इसे। चलिए अब देखते हैं आगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है और इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कब कहा जाता है? जब ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पेट अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे बेली एसिड होते हैं, यानी कि पेट में अम्ल होता है, ठीक ना। इसके कारण ही हम लोग खाना उना खाते हैं, जो भोजन वोजन पचता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, तेजाब। किस नाम से जानते हैं? तेजाब। और तेजाब की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4 का नाम क्या होता है? तो H2SO4 का नाम होता है बाबू हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होते हैं? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में, क्वेश्चन नंबर 29 है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। और ये एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। तो CH3COOH जो है ये सिरका में पाया जाता है, एस्टिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चींटी के डंक में, चांटी लिख दिया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल होते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना। लाल चींटी जो होता है ना, उसके डंक में जो काटने के बाद हम लोग को लहरता है तो HCOOH होते हैं, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक ना। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो अभी जस्ट बताए थे कि बैटरी के अंदर में तेजाब होता है और तेजाब का सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4, ठीक ना। खाने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक ना। समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, समान नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ठीक ना। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट, चूने को पानी का किसका विलयन है? चूने का पानी, चूने का पानी किसका विलयन है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, क्योंकि चूना जो है ना ये आपका होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये विलयन कहलाएगा। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग CaO कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहा जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र की अगर बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होते हैं? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ये सब बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम
तो कहा जाता ना कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं, तब क्या चीज बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O 2H2O। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। याद कर लीजिएगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक ना। दूधिया कांच बनाने में कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है। दूधिया कांच यानी कि जो सफेद दूध जैसा कांच नहीं होता है, धुंधला जैसा व्हाइट कलर में, उसमें कौन सा तत्व को मिलाया जाता है, तो फ्लोरीन को मिलाते हैं, फ्लोरीन को मिलाते हैं, F को, ठीक ना, फ्लोरीन को मिलाया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा, ठीक ना। हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो कार्बन का। हीरा किस तत्व का अपरूप है, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 45, हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन का। कहा जाता है कार्बन का अपरूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला जो है ये कहा जाता है क्या चीज, कि ये कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषैली क्यों होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के ये जुड़ जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और दृढ़ता से जुड़ जाती है, यानी कि बहुत जल्दी ये जाकर के वहां पे खतरा पैदा कर देता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है विषैली होती है, क्यों, तो हीमोग्लोबिन से दृढ़ता से जुड़ जाती है इसलिए, ठीक ना। एक आम वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, CO+H2 का। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सब आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जल गैस का उपयोग, हाँ कहाँ गया यहाँ, ला 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 ला। चलिए, तो जल गैस किसका मिश्रण है, तो जल गैस जो मिश्रण है CO+H2 का। नेक्स्ट है आगे, उत्पादक गैस यानी कि प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है उत्पादक गैस, तो उत्पादक गैस को हम लोग इंग्लिश में प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर गैस बनता क्या चीज से है, तो CO+N2 से मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से बनते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस किससे कहते हैं, तो मार्स गैस जो है मीथेन को जानते हैं। मार्स गैस किसे जानते हैं, तो मीथेन को जानते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो हंसाने वाला जो गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला N2O होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है सूखी बर्फ किसे कहते हैं, सूखी बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस। तो सूखी बर्फ जो होता है ठोस CO2 होते हैं, यानी कि सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो याद रखिएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, ओजोन परत किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी किरण से। आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत किससे रक्षा करती है, पराबैंगनी किरण से। ये ओजोन परत है जो समताप मंडल में रहता है, और समताप मंडल में ओजोन परत जो है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में दो प्रकार की किरणें आती हैं, एक शुद्ध किरण, एक अल्ट्रावायलेट किरण। तो अल्ट्रावायलेट किरण को यानी पराबैंगनी किरण को रिफ्लेक्ट करके वापस लौटा देता है, और जो शुद्ध किरण होते हैं वो ओजोन परत से टकराते हुए नीचे की ओर आते हैं, यानी कि एक छननी का काम करता है, ठीक ना। ओजोन परत अगर नहीं रहता तो हम लोग पृथ्वी पे इतना ज़्यादा गर्मी होता कि मत कहिए, ठीक ना। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता, यहाँ पे जानवर नहीं रह पाते, न इंसान रह पाते, पेड़ पौधे नहीं रह पाते, न खाने पीने का कुछ व्यवस्था होता। उसके साथ साथ हम लोग को चर्म रोग हो जाता, स्किन कैंसर वगैरह ये सब होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक ना। तो ये
परत है जो बहुत हम लोग को रक्षा करता है, यानी इसीलिए पृथ्वी को सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं, 7 से अधिक जो होता है वो क्षार कहलाता है, और जो 7 के बराबर होता है वो उदासीन कहलाता है। 7 के बराबर क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक ना। पीएच स्केल का आविष्कारक किसने, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो पीएच स्केल का आविष्कार जो किया था वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक किए थे? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? तो लाल लिटमस क्षार में, लाल लिटमस को जब क्षार में हम लोग मिलाते हैं यानी डुबाते हैं तो वो नीला हो जाता है। लाल लिटमस क्षार में डुबाया जाता है तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नीला लिटमस को अगर अम्ल में मिलाते हैं तो लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस को अगर लाल में, एक लिटमस पेपर आता है ना, ऐसे जैसे आप ब्लैक पेपर आते हैं, वाइट पेपर आता है, उसी नीला पेपर आता है, उसी को लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक ना। तो नीला, लाल लिटमस पेपर, तो लाल लिटमस पेपर को क्षार में अगर डुबाया जाए तो नीला हो जाता है, और नीला लिटमस को अम्ल में डुबाते हैं तो लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है? पीएच मान को। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है? पीएच मान को। तो आप ये याद रखिएगा, सार्वत्रिक सूचक किसको बताता है? पीएच मान को। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे प्रबल अम्ल में कौन सा अम्ल माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे मजबूत अम्ल किसको कहा जाता है? प्रबल अम्ल को। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल कौन सा है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। याद रख लीजिएगा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक ना। फिर देखिए, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक ना। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2, ठीक ना। चलिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए होता है? तो जल शुद्धिकरण व विरंजन के लिए, यानी रंगने के लिए, कपड़ा, कागज, ये सब रंगने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग आज रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। चलिए, आज भर इतना ही।